नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है ईश्वर का किया हुआ फैसला कोई नहीं बदल सकता। सुबह का सुहाना मौसम, चारों ओर हल्की फुल्की धूप, पेड़ों में बैठे छोटे पक्षी की कलरव, मानो जीवन का परम सुख प्राप्त हो रहा हो। उसी बीच एक ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन की उन दिनों को याद करते करते घर को आ रहे थे। कहानी है 70 वर्षीय गोपाल जी, जो कि सरकारी नौकरी से निवृत्त हो चुके थे। आज सुबह जब वह अपने मित्र के साथ सैर करके घर की ओर लौट रहे थे, तो मन में सोचने लगे कि रिटायरमेंट के समय मैं सोचता था कि मैं बंधन से मुक्ति की ओर जा रहा हूँ, लेकिन आज समझ नहीं आता कि इसे जीवन की स्वतंत्रता कहा जाए या जीवन में ही मृत्यु के पहले का आभास। बड़ा खाली खाली सा लगता है यह जीवन। एक एक पल बड़ी मुश्किल से तिल तिल करके खिसकता है। रह रहकर वह अपने गांव की व्यस्त दिनचर्या को याद करने लगते हैं कि कैसे उनका बचपन उन गिनी चुनी गलियों में खेलते खेलते बीता है। फिर जवानी का सफ़र, सुनीता जी के साथ विवाह, मानो कल ही की बात हो। वह मुट्ठी भर लोग, सब कुछ इतना छोटा कि एक दिन में पूरा गांव ही नाप लिया जाए और करीब करीब हर आदमी से मुलाकात हो जाए। उस समय लगता था जैसे दुनिया मुट्ठी में है। वह छोटी सी दुनिया जैसे ही हाथ से छूटी कि सब कुछ छूट गया। दरअसल शहर में आने से पहले गोपाल जी अपनी पत्नी सुनीता और बेटी कविता, बेटे सूरज के साथ गांव में रहा करते थे। वहीं से बेटी का विवाह भी करवाया और अपनी एक जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। परंतु अपने बेटे सूरज की उच्च शिक्षा के लिए शहर आना पड़ा, जहां उन्होंने अपना मकान खरीद लिया। परंतु शहर आने के 3 वर्ष के बाद ही उनकी पत्नी सुनीता जी, जो लंबे समय से बीमार चल रही थी, कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद तो गोपाल जी का सारा जीवन ही बदल गया। उच्च शिक्षा के बाद सूरज भी नौकरी के लिए विदेश चला गया। वहाँ यूनिवर्सिटी में भी उसका एकेडमी करियर उज्जवल रहा, जिस कारण उसे वहीं नौकरी भी मिल गई और वहाँ भारतीय मूल की लड़की रिया के साथ शादी रचा ली और वहीं का होकर रह गया। इसके बाद गोपाल जी बिल्कुल अकेले हो गए। बेटी कविता कभी कभी मिलने आ जाती, लेकिन फिर से वही एकाकीपन। शुरू में तो बेटा सूरज उन्हें कभी कभी फ़ोन कर लिया करता था, लेकिन अब तो कई महीने बीत जाते थे गोपाल जी को अपने बेटे से बात हुए भी। इस बड़े शहर में गोपाल जी एकदम अकेले हो चुके थे। आज जब सैर करके गोपाल जी घर लौटे तो अचानक फ़ोन की घंटी बज उठी। उन्होंने फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, हेलो बाबूजी, मैं सूरज बोल रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो, कैसे हो? बच्चे कैसे हैं? बहू कैसी है? एक ही सांस में गोपाल जी ने कई प्रश्न कर डाले। बाबूजी हम सब ठीक हैं, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है बेटा, अब तबीयत का क्या है, इस उम्र में कुछ न कुछ तो लगा ही रहता है, परंतु शरीर चल रहा है, इसीलिए भगवान का हर पल शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या बात है बेटा, आज बहुत दिनों बाद मेरी याद आई? क्या बताऊँ बाबूजी, जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई है कि कुछ करने के लिए समय ही नहीं मिल पाता। बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपको फ़ोन करूं, परंतु किसी न किसी काम में व्यस्त हो जाता था। बात तो तुमने सच कही बेटा, जैसे पद बढ़ता जाता है, जिम्मेदारियां भी और ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। बाबूजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कहीं आप बुरा तो नहीं मानेंगे? कहो ना बेटा, बुरा मानने वाली क्या बात है? बाबूजी, मैं सोच रहा था कि आप वहाँ भारत में बिल्कुल अकेले हैं। अब आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती और हम लोगों का तो आपका पता ही है कि हमारा कभी कभार ही भारत आना हो पाता है। इसीलिए यदि आपको ठीक लगे तो आप हमारे साथ अमेरिका चले आइए। यहाँ आपके दोनों पोता पोती भी आपका साथ पाकर खुश हो जाएंगे और आपका समय भी सुखपूर्वक कट जाएगा।
यहाँ मुझे आपकी चिंता सताती रहती है। यदि आप यहाँ आ जाएंगे तो हम लोग भी आपकी ओर से निश्चिंत हो जाएंगे। बेटे का प्रस्ताव सुनकर गोपाल जी को अच्छा लगा। वे बहुत ज़्यादा खुश हुए और लगा कि 5 वर्ष बीत गए, अपनी नौकरी से रिटायर हुए। कहीं ऐसा न हो कि किसी दिन अचानक मेरी आंख बंद हो जाए और मेरा बेटा मेरी अर्थी को कंधा देने भी ना पहुंच पाए। यह सोचते हुए राम प्रकाश जी ने अपने बेटे को अपनी सहमति दे दी। फिर सूरज बोला, बाबूजी, अब आप यहाँ हमारे पास आ जाएंगे तो अपने मकान की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए उस मकान को बेचने पर लगा दीजिए। बेचने की बात सुनकर गोपाल जी कुछ हैरान रह गए, क्योंकि इस मकान के साथ उनकी पत्नी सुनीता जी की मीठी मीठी यादें जुड़ी हुई थी, जहाँ पर उन्होंने कई यादगार पल एक साथ बिताए थे। इस मकान की एक एक चीज़ को उन्होंने अपने हाथों से सजाया था। परंतु बेटे की बात भी सही है कि अब इस मकान में वापस कौन आएगा। यह सोचकर उन्होंने मकान बेचने के लिए हाँ कर दी और अगले ही दिन न्यूज़पेपर में मकान बेचने के लिए विज्ञापन दे दिया। कुछ ही दिनों में मकान का सौदा हो गया। करीब 1 महीने बाद सूरज भारत आ गया और मकान के पैसों का लेन देन कर लिया। गोपाल जी ने बैंक में जो भी एफडी बनवा कर रखी हुई थी, सूरज ने उसका भी ड्राफ्ट बनवाकर कैश करवा लिया और सारी संपत्ति बेचने के बाद अब वे लोग अमेरिका जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। निश्चित समय पर वे लोग एयरपोर्ट पर पहुंच गए। सूरज ने कहा, बाबूजी, आप यहीं सोफे पर बैठिए, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए समय चाहिए। मैं चेक इन करके आता हूँ, फिर आपको लेकर चलूँगा। गोपाल जी वहीं सोफे पर बैठ गए और उनका मन अपने अतीत में खो गया। एकाएक उनकी जिंदगी के पन्ने खुलने लगे। जिस मकान को उनकी पत्नी ने इतनी शौक से बनवाया था, उसे बेचते समय उनका मन भारी सा हो रहा था। शहर में आने से पहले गोपाल जी ने अपनी पत्नी सुनीता जी को कहा था कि घर किराए पर ले लेते हैं और आराम से रहेंगे, परंतु सुनीता जी तैयार नहीं थी और कहने लगी कि किराए पर तो हम केवल वर्तमान ही आराम से बिता पाएंगे, परंतु भविष्य की चिंता सताती रहेगी। चाहे जैसा भी हो, एक छोटा सा मकान या फ्लैट लोन लेकर खरीद लो, कम से कम वृद्धावस्था में कहीं भटकना तो नहीं पड़ेगा। कितने शौक से मैंने यह मकान बनवाया था। सुनीता भी तो कुछ ही दिन इस मकान में रह पाई थी। अचानक एक रात उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हुई, सांस ही आनी मुश्किल हो गई। इलाज के लिए उसे अस्पताल में दाखिल करवाया, परंतु डॉक्टर की लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे बचाया नहीं जा सका और वह मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। सुनीता जी की मृत्यु के बाद सूरज कुछ ही दिनों के लिए भारत आया और कुछ दिनों के बाद वापस भी चला गया, परंतु उसके जाने के बाद गोपाल जी बेहद अकेले हो गए थे। कहीं पर भी उनका मन नहीं लगता था। इस घर में अकेले रहना तो उन्हें ऐसा लगता था मानो घर काटने को दौड़ रहा है। गोपाल जी, जिन्होंने कभी घर का काम किया ही नहीं था, अब खुद खाना पकाने लगे थे और घर की साफ सफाई करने के लिए एक काम वाली बाई को रख लिया था। अचानक गोपाल जी का ध्यान भंग हुआ। उन्हें लगा कि काफ़ी देर हो चुकी है। उन्हें लगा सूरज अभी तक चेक इन करके आया नहीं। घड़ी पर नज़र डाली तो लगभग 2 घंटे का समय निकल गया था। गोपाल जी ने अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट के काउंटर पर जाकर पूछा, मैडम, मेरा नाम गोपाल प्रसाद है, मेरे बेटे का नाम सूरज प्रसाद है, हमें अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट पकड़नी है। मेरा बेटा चेक इन करने के लिए आया था, पर अब वह मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा है। गोपाल जी की बात सुनकर काउंटर पर कार्यरत एक महिला ने यात्रियों की लिस्ट देखकर बताया,
जी हाँ, सूरज प्रसाद नाम का एक यात्री यहाँ आया था जिसने चेक इन किया था। अमेरिका की फ्लाइट निकले 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। उस महिला की बात सुनकर गोपाल जी की हैरानी का ठिकाना न रहा। वह बोले, परंतु मैडम, उस फ्लाइट से तो मुझे भी अमेरिका जाना था। मुझे लिए बिना ही फ्लाइट कैसे चली गई? ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता। अंकल जी, जितने भी यात्री उस फ्लाइट में जाने वाले थे वे सभी चले गए हैं। कोई भी यात्री यहाँ छूटा नहीं है। अगर कोई यात्री नहीं पहुँचता तो हमारी ओर से घोषणा की जाती है, महिला ने कहा। तो गोपाल जी रोआं सी आवाज़ में बोले, तो क्या मुझे लिए बिना मेरा बेटा अमेरिका चला गया? वो ऐसा कैसे कर सकता है? मतलब तो यह हुआ कि उसने मेरा टिकट लिया ही नहीं था। ये तो उसने धोखा ही कर दिया। गोपाल जी के पैरों के तले तो मानो जमीन ही खिसक गई। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका खुद का बेटा उनको ऐसे छोड़ गया है। वो अपना सिर पकड़कर जमीन में बैठ गए और मन ही मन सोचने लगे, क्या मेरा बेटा इतना कठोर हो सकता है, जिसे पढ़ाने लिखाने में हमने अपने जीवन के सुनहरे दिनों को भी पसीने में भिगो दिया, अपनी खुशियों का उसके जीवन संवारने पर न्यौछावर कर दिया। सुनीता मुझे हमेशा कहा करती थी कि अपने बुढ़ापे के लिए भी हमें कुछ बचा कर रखना चाहिए, लेकिन मेरा एक ही जवाब होता था, सूरज ही हमारा इकलौता बेटा है। यदि हम उसकी सुख सुविधा का ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? वह एक खिलौना मांगता था तो मैं 2 ला कर देता था। उसकी विदेश की पढ़ाई करने की जिद पूरी करने के लिए पैसे इकट्ठे करने के खातिर न जाने मैंने कितने पापड़ बेले थे, कितने ही लोगों के आगे अपने हाथ पसारे थे। मन में बस अपने बेटे की बात पूरी करने की धुन सवार थी कि वह किसी तरह विदेश चला जाए। इस बात को लेकर अपने बड़े भाई संजय से भी मेरी लड़ाई हो गई थी, क्योंकि उसने मुझे कोई भी सहायता देने से मना कर दिया था। वह कहता था, जब सामर्थ्य नहीं है तो विदेश भेज क्यों रहे हो? क्या अपने देश में पढ़ाई नहीं होती? क्या यहाँ पढ़कर बच्चे नौकरी नहीं करते? जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। अपने भाई के उस व्यवहार से मुझे कितनी तकलीफ हुई थी। उसी दिन से मैंने मन ही मन में ठान लिया था कि अब मदद के लिए अपने भाई के दरवाजे पर कदम नहीं रखूँगा। तभी से हम दोनों भाइयों के बीच में कटुता आ गई थी। परंतु यदि देखा जाए तो उन्होंने कुछ गलत भी नहीं कहा था। अपने जिस बेटे के कारण मैंने अपने भाई से ही संबंध तोड़ दिया था, आज वही बेटा मुझे ऐसे समय में बेसहारा छोड़कर, धोखा देकर विदेश चला गया, जिस समय में मुझे उसके सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उसने मुझे ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जहाँ से मेरी कोई मंजिल नज़र नहीं आती। माँ बाप अपना खून पसीने लगा के बेटे को पढ़ाते हैं, आखिर में ऐसा सलूक किया बेटे ने। गोपाल जी अपनी पत्नी सुनीता जी को याद करके बोले कि अच्छा हुआ तुम ये सब नहीं देख रही हो, वरना आज जीते जी फिर से मर जाती। कर्मचारी की आवाज़ सुनकर गोपाल जी का ध्यान टूटा। वह कर्मचारी उनसे पूछने लगा, सर आपको कहाँ जाना है? मैं देख रहा हूँ आप काफ़ी समय से यहीं बैठे हुए हैं। बेटा, मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा तो कोई ठिकाना नहीं रह गया। मुझे तो अपने बेटे के साथ अमेरिका जाना था, लेकिन वह तो मुझे छोड़कर ही चला गया। अब मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाएगी, ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। मैं अपनी बेटी के यहाँ भी कैसे जाऊँ? वो खुद अपने ससुराल में है, उसके यहाँ भी जाना ठीक नहीं। इतना कहकर गोपाल जी पास रखे बेंच का सहारा लेकर खड़े हुए। उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा था। दुखी दिल से वह एयरपोर्ट से बाहर निकल आए और सोचने लगे, हे भगवान, ऐसी मुसीबत की घड़ी में मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे कौन सहारा देगा? अब तो मेरा घर भी मेरे पास नहीं रहा। क्या मैं अपने बड़े भाई के पास जाऊँ? क्या वह मेरी मदद करेंगे?
क्या उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया होगा? लेकिन अब कोई और रास्ता भी तो नहीं है। उनके सामने रोऊंगा, गिड़गिड़ाना पड़े तो भी मैं उनके पैर पकड़ लूँगा। अपनी मजबूरी बताऊँगा तो शायद उनका मन पिघल जाए। एक बार चलकर देखता हूँ। ये सोचते हुए वह बस पकड़ने के लिए आगे बढ़ गए। करीब 2 घंटे के बाद अपने भाई संजय के घर पहुँचे। डोरबेल बजाई तो उनकी नौकरानी ने दरवाज़ा खोला और पूछा, किससे मिलना है? संजय भैया हैं घर पर? जी हाँ, बाबूजी तो हैं, पर आप कौन हैं? उनसे कहो उनका भाई आया है। उसी समय संजय जी बाहर आकर अपने छोटे भाई को ऐसी हालत में देखकर हैरान रह गए। गोपाल जी के सब्र का बांध टूट गया और वह फूट फूट कर रोने लगे। गोपाल जी उन्हें अंदर लेकर आए और अपने भाई से उनकी इस हालत का कारण पूछा, परंतु गोपाल जी कुछ बोलने के हालत में ही नहीं थे। उनका मन कर रहा था कि अपने भाई के कंधे पर सिर रखकर जी भर कर रोए। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती जा रही थी। संजय जी ने तुरंत अपनी नौकरानी से पानी लाने को कहा। गोपाल, आखिर बात क्या है? तुम इस तरह से क्यों रोए जा रहे हो? और ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? लो, पहले थोड़ा सा पानी पी लो और शांत हो जाओ। अब तुम अपने घर में हो, अपने भाई के पास। गोपाल जी ने एक गहरी सांस लेते हुए थोड़ा पानी पिया और रूंधे स्वर में बोले, भैया, मैं क्या बताऊं आपको, इस उम्र में आकर मेरे बेटे ने ही मुझे छल लिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी मुझे देखना पड़ेगा, जहां चारों तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा है। मैं कुछ समझा नहीं। तुम पहेलियां मत बुझाओ। तुम्हारी यह हालत देखकर मेरे मन में न जाने कितने प्रश्न एक साथ उठ रहे हैं। संजय जी ने पूछा तो गोपाल जी ने सारी घटना उनके सामने बयान कर दी। संजय जी ने गहरी सांस लेते हुए उनकी एक एक बात बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनी और बोले, यह कैसी विडंबना है। तुमने अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने के लिए और अच्छा इंसान बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया। क्या माँ बाप इस दिन के लिए अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं? कितने स्वार्थी हो गए हैं आजकल के बच्चे। भैया, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इस उम्र में मैं कहीं नौकरी करने भी नहीं जा सकता। बेहतर होगा कि आप मुझे किसी वृद्धाश्रम में भेज दो। यह क्या कह रहे हो गोपाल? आत्मसम्मान से सिर उठाकर जीने वाला इंसान आज वृद्धाश्रम जाने की बात कर रहा है। यह तुम्हारी बेटी नेहा की शादी के बाद जब से तुम्हारी भाभी यह दुनिया छोड़कर चली गई, उसके बाद तो मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब तुम आ गए हो तो हम दोनों का समय आराम से कटेगा। अपने बड़े भाई की बातें सुनकर गोपाल जी को कुछ सहारा हुआ, परंतु वह उन पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसीलिए वह अभी भी परेशान थे। अभी दोनों भाइयों में यह बातें चल रही थी कि डोरबेल बजी। देखा तो संजय जी की बेटी नेहा कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। इतने वर्षों के बाद अपने चाचा को इस घर में देखकर उसे अचंभा हुआ। नेहा उनके पास बैठकर उनका हाल चाल जानने लगी, परंतु जब उसे उनके हालात के बारे में पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ और हैरानी भी कि सूरज चाचा जी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अगले दिन सुबह नेहा ने अपने पिताजी और चाचा जी के लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाकर परोसा और एक अलग कमरे में चली गई। गोपाल जी ने देखा कि नेहा वो मोबाइल पर ही किसी क्लास की ऑनलाइन क्लास ले रही थी। ये देखकर गोपाल जी के मन में कुछ ख्याल आया और जब नेहा बाहर आई तो उन्होंने नेहा से कहा, बेटी, एक बात तो बताओ, क्या मैं भी ऑनलाइन क्लास ले सकता हूँ? घर बैठे बैठे अपने बेटे के बारे में सोचकर परेशान होने से तो अच्छा है कि मैं किसी काम में व्यस्त हो जाऊं। उनकी बात सुनकर नेहा बोली, क्यों नहीं चाचा जी, आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस का ज़माना है। ना तो आपको स्कूल जाने पड़ेगा और ना ही आपको घंटों खड़े रहकर पढ़ाना पड़ेगा। आप जैसे चाहें अपनी काबिलियत के हिसाब से
बच्चों को पढ़ा सकते हैं और साथ ही घर बैठे आप अच्छी इनकम भी पा सकते हैं। बेटी की बात सुनकर गोपाल जी और संजय जी बहुत खुश हो गए। नेहा गोपाल जी को कहती है कि चाचा जी, मैं जानती हूँ कि शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन मैं हूँ ना, आपको सब समझा दूंगी। और साथ ही मुझे यह भी पता है कि आपकी गणित विषय में बहुत अच्छी पकड़ है, इसीलिए आप सही विषय को बच्चों को पढ़ा सकते हैं। संजय जी ने नेहा को कहा कि बेटी, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, आज मुझे तुम पर गर्व हो रहा है। गोपाल मेरा भाई बहुत अच्छा अध्यापक बनकर दिखाएगा, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। नेहा ने गोपाल जी को पढ़ाते हुए एक वीडियो बनाकर अपने स्कूल में भेज दिया। कुछ ही समय में उनको नियुक्त कर दिया गया। उन्हें ऑनलाइन पढ़ाने के अच्छे खासे पैसे भी मिलने लगे थे। सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक फ़ोन से ही बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देने लगे थे गोपाल जी। अब वह अपना खर्च खुद निकाल लेते थे, साथ ही उनको जीने का मकसद जो मिल गया था। अब वह पहले से ज़्यादा चुस्त और तंदुरुस्त रहने लगे थे। अब वह अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट थे, परंतु वह गरीब बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बच्चों के लिए अपना कोचिंग सेंटर खोलने के बारे में सोचा और इस काम में भी उनकी मदद उनकी भतीजी नेहा ने की थी। नेहा की मदद से उन्होंने एक जगह किराए पर ली, जहां उन्होंने अपना एक कोचिंग सेंटर खोला। गरीब बच्चों के अलावा अन्य वर्गों के भी बच्चों को कोचिंग प्रदान करने के लिए उन्होंने 2 अध्यापक भी नियुक्त किए। उनकी कोचिंग सेंटर में भी फीस ज़्यादा नहीं थी और जो बच्चे फीस नहीं दे पाते थे वे भी फ्री में पढ़ सकते थे, जिस कारण उनके कोचिंग सेंटर की लोकप्रियता बढ़ने लगी। गोपाल जी के सराहनीय कदम को देखते हुए उनकी मदद के लिए एनजीओ भी उनके साथ जुड़ गई, जिन्होंने उनके कोचिंग सेंटर के लिए एक बड़ी जगह उपलब्ध करवा दी। एक ही साल में उनका कोचिंग सेंटर एक बड़े इंस्टीट्यूट में बदल गया। अब वो दिल से खुश थे, साथ ही नेहा के शुक्रगुजार भी थे। लेकिन कहते हैं ना कि कर्मों का फल तो मिलकर रहता है, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। सूरज ने जो धोखा अपने पिता के साथ किया था, उसके परिणाम से वह कैसे बच सकता था। अपने जिस दोस्त के साथ पार्टनरशिप करने के लिए उसने अपने पिता के पैसे धोखाधड़ी से ले लिए थे, तो उसी दोस्त ने उसे पार्टनरशिप का झांसा देकर उसके सारे पैसे उसने उड़ा दिए। उसे भी धोखा ही मिला, जिसके लिए अपने भोले पिता को ठोकरें खाने के लिए छोड़कर अमेरिका निकल गया था। पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करने के लिए उसने नौकरी तो पहले ही छोड़ दी थी, अब उसे कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही थी। आखिर विदेश की धरती पर बिना पैसे के कितने दिन रह सकते थे। जो थोड़ी बहुत बचे हुए पैसे थे, उससे अपनी टिकट का इंतजाम करके वह परिवार सहित भारत वापस आ गए। भारत लौटकर सूरज अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने ससुराल में रहने लगा। नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन कोई अच्छी नौकरी मिल नहीं रही थी और छोटी नौकरी उसे अपनी स्टैंडर्ड की नहीं लगती थी। और ससुराल में आखिर बेरोजगार दामाद को कितने दिन तक सम्मान मिल पाता। एक दिन उसे महसूस होने लगा कि ससुराल में उसे बोझ समझा जा रहा है। वह अपनी जिंदगी से पूरी तरह परेशान हो चुका था, लेकिन करता भी तो क्या। एक दिन जब उसने पढ़ने के लिए अखबार उठाया, तो अखबार में खबर के साथ अपने पिता की फ़ोटो देखकर वह हैरान रह गया। अखबार में लिखा था कि मेहनत करने वाले परेशानियों से कभी नहीं डरते, केवल अपने दम पर मुश्किलों को दूर करने की कोशिश करते हैं। मेहनत करके अपने आप को फिर से आत्मनिर्भर बनाने की एक मिसाल है श्री गोपाल प्रसाद जी, जिन्होंने
70 वर्ष की उम्र में अपने अंदर के शिक्षक को पुनर्जीवित किया और आज के बुजुर्गों के लिए प्रेरणा की एक मिसाल कायम की थी। उन महान शिक्षकों में से एक हैं जिन्होंने गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने का जिम्मा उठाया और उनके इस कार्य को देखते हुए सरकार की तरफ से उन्हें इनाम दिए जाने वाला है। यह खबर पढ़कर सूरज को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह हैरान था कि अपने जिस पिता को दर-दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ कर गया था, आज वह अपने दम पर इतना बड़ा पुरस्कार प्राप्त करने जा रहे हैं। अखबार में छपी खबर के साथ उनके कोचिंग सेंटर का नाम और पता भी लिखा था। सूरज मदद मांगने के लिए अपनी पत्नी के साथ तुरंत पिता से मिलने दौड़ा चला आया। पहुंचकर देखा तो उस जगह तो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बना हुआ था। जब दोनों अंदर गए तो गार्ड के पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्हें गोपाल जी से मिलना है। गार्ड उन्हें ऑफिस में बिठाकर गोपाल जी को बुलाने चला गया। खबर मिलते ही गोपाल जी ऑफिस में आए। तू यहाँ कैसे? पिता ने जब सूरज से पूछा तो वह ये सब देखकर हैरान था। उसके पिता, जिनके चेहरे से कभी लाचारी और बेबसी झलकती थी, उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी और आते ही वह उनके पैरों में गिरकर रोने लगा। गोपाल जी अपने बेटे सूरज को अपने पैरों में अचानक देखकर हैरान रह गए। तभी सूरज बोला, पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने धोखे से आपका घर बेच दिया, आपको अकेला छोड़ दिया और चला गया, लेकिन उसकी सज़ा मुझे ईश्वर ने दे दी है। मेरे साथ ही बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अब तो बस आपका ही सहारा है। अपने बेटे की बात सुनकर गोपाल जी बोले, बेटा, शायद तुम भूल गए थे कि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। और जहाँ तक बात रही मेरे माफ़ करने की, तो जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। तुम लोगों ने एक बूढ़े पिता के विश्वास को तोड़ा है, साथ ही छोड़ भी दिया यहाँ मरने के लिए। तुमने एक बार भी नहीं सोचा, अरे कम से कम इतना तो सोचते कि तुम्हारा पिता, बूढ़ा पिता कहाँ रहेगा, क्या खाएगा। एक तरफ तुम हो और एक तरफ संजय भैया की बेटी नेहा है, जो शादीशुदा होते हुए भी अपने पिता का अच्छे से ख्याल रखती है और अपना ससुराल भी संभालती है। तभी उनकी बहू बनावटी आंसू निकालते हुए बोली, पिताजी, अब जो हो गया सो हो गया, उसको बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन आप नहीं जानते हम कितनी बड़ी मुसीबत से गुजर रहे हैं। एक एक पैसे के लिए हम लोग तरस गए हैं। अब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी है। पिताजी, अगर आप हमारी कुछ मदद कर दें। तो सूरज ने कहा। गोपाल जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, एक बार मैं तुमसे धोखा खा चुका हूँ। इतना ज़्यादा धोखा खाने की शक्ति अब मेरे पास नहीं है। तुम्हें जो करना है वह करो, लेकिन जो भी पैसा मैं कमाता हूँ अपने दम पर कमाता हूँ। उस पैसे में से एक फूटी कौड़ी भी मेरे पास तुम्हारे लिए नहीं है। यदि मैं बुढ़ापे में इतना सब कुछ हासिल कर सकता हूँ तो तुम्हारी तो अभी उम्र है। खुद से पैसा कमाओ और अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है वो खुद ही देख लो। मुझसे उम्मीद लगाकर मेरे पास फिर कभी वापस मत आना। मेरी क्लास लेने का समय हो रहा है, मैं जाता हूँ। दोनों बेटा बहू अपने पिता को हैरानी से देखने लगे। दोनों कुछ बोल पाते इससे पहले ही गोपाल जी उठकर अपनी क्लास लेने के लिए चले गए। बेटा और बहू दोनों मुंह लटकाकर वापस आ गए। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। पिता को धोखा देकर वो खुद पछता रहे थे। दोस्तों, कहते हैं ना, भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो अच्छे नियत से कार्य करता है। आजकल के बच्चे अपने माता पिता को बोझ के अतिरिक्त कुछ नहीं समझते हैं, लेकिन इस कहानी से सीखना चाहिए कि माता पिता के साथ धोखा करके कोई नहीं बच पाया है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस कहानी से इतना तो समझ आ गया है कि हम औलाद के लिए चाहे जितना मर्जी कर लें, उनको किसी भी मुकाम पर पहुंचा दें, लेकिन वह कभी नहीं समझते हैं।